बने एक दूजे के वास्ते पार्ट लास्ट। एक कमरे में शानवी एक चेयर पर बैठी थी। उसके हाथ को रस्सी से बांधा गया था। उसके आंखों पर पट्टी बांधी थी उसने। हालांकि वो डरी हुई थी, लेकिन फिर भी वो खुद को शांत करने की कोशिश कर रही थी। उसे पता था कि उसके साथ ऐसा कुछ होगा, लेकिन फिर भी उसे डर लग रहा था। उसने अपने सामने बैठे उस इंसान को देखा। वो विकास रायचंद था। उसके चेहरे पर एक खतरनाक मुस्कान थी। उसने शानवी का मजाक उड़ाते हुए कहा, तो कैसी हैं मिसेस मल्होत्रा? आपको इस हालत में देखकर मुझे बहुत बुरा लग रहा है। वो क्या है ना कि वक्त कभी भी एक जैसा नहीं रहता। कुछ देर पहले तुम मुझ पर हंस रही थी, अब मैं तुम्हारे ऊपर। शानवी उसको बहुत ध्यान से देख रही थी। वो हल्का सा हंसते हुए बोली, हाँ, लगता है तुमने अभी तक अपना सबक नहीं सीखा, इसीलिए अपनी मौत को बुला रहे हो। इस पर विकास जोर जोर से हंसने लगा और बोला, क्या बात है लड़की, अभी तक तुम्हारी अक्ल ठिकाने नहीं आई, इसीलिए मौत के मुंह में खड़ी होकर भी मुझसे जबान लड़ाने की कोशिश कर रही है। तुझे क्या लगा तुझे वंश बचा लेगा? अरे उसे जब इस जगह का पता चलेगा तब ना, वो कभी सोच भी नहीं पाएगा कि मैंने तुझे शहर के बाहर इस अंडरग्राउंड पार्किंग में रखा है, और अगर पता भी चल गया तो वो यहाँ तक पहुँच नहीं पाएगा। यहाँ पर चप्पे चप्पे पर मैंने मौत का जाल बिछा रखा है, वो तुझ तक जिंदा नहीं पहुँचेगा। ये बोलकर विकास जोर जोर से हंसने लगा और बोला, मैं उसको कैसे भूल सकता हूँ? मुझे उससे भी तो अपना बदला लेना है। मैंने ये सारे जाल उसी के लिए तो बिछाए हैं। आज मैं तुम दोनों को मारकर अपना बदला पूरा करूंगा। ये सुनकर शानवी डर गई, पर उसने खुद को शांत दिखाते हुए उसने उससे पूछा, क्यों? आखिर क्यों तुम मुझे मारना चाहते हो? तुमने मेरे परिवार को तो पहले ही मार दिए। मुझसे मेरा बचपन छीन लिया, मेरा परिवार मेरे आंखों के सामने जलकर राख हो गया। क्यों? क्या मिला तुम्हें? ये सब करके विकास ने तपाक से नफरत से भरे लहजे में कहा। शांति शांति मिली। अपने जगह से उठकर शानवी की तरफ जाते हुए बोला, जब मैंने उनकी चीखें सुनी तो एक अजीब सा सुकून मिला मुझे। जब तुम्हारी माँ ने कॉलेज में सबके सामने मुझे थप्पड़ मारा और लोगों ने मेरा मजाक बनाया, उनकी आवाज़ें, उनकी वो हंसी मेरे कानों में गूंजती थी। मुझे हर पल वो थप्पड़ याद आता था, और वो तुम्हारा बुढ़ा दादा, उसने तो मेरी सबके सामने बेइज्जती की थी। जब मैंने उसको सीढ़ी से धकेला तो मेरे दिल को बहुत सुकून मिला। मैं श्रुति को मारना नहीं चाहता था, लेकिन उसने मुझे नहीं, अपनी मौत को चुना। अच्छा ही है, अगर वो मेरी नहीं हो सकी तो उसे किसी के साथ भी खुश रहने का कोई हक नहीं था। और मुझे तुमसे बेइंतहा नफरत है। तुम उन दोनों के प्यार की निशानी हो, और मैं उन दोनों की कोई भी निशानी नहीं रहने दे सकता। ये सुनकर शानवी की आंखों में आंसू निकल आए। उसने गुस्से से भरे तेज आवाज में बोला, विकास रायचंद, तुम एक निहायत ही घटिया और गिरे हुए इंसान हो। अब मुझे तुम्हें अपने हाथों से मारकर ही शांति मिलेगी। इस बात पर विकास पागलों की तरह जोर जोर से हंसते हुए बोला, क्या तुम पागल हो जो अपने मौत के इतना करीब होकर भी मुझे मारने की सोच रही हो? तुम सच में बहुत बेवकूफ़ लड़की हो, लेकिन इस बार मैं तुमको जिंदा रखने की गलती नहीं करूंगा। मैं तुमको भी ठीक वैसे ही मारूंगा जैसे मैंने तुम्हारे पूरे परिवार को मारा था। उसने अपने आदमियों को इशारा किया। उसके आदमियों ने शानवी के ऊपर पेट्रोल डालना शुरू कर दिया। शानवी बहुत डरी हुई थी, लेकिन उसने गुस्से भरे नज़रों से विकास को देखा। विकास शानवी को इतना शांत देखकर बोला, घबराओ मत, मैं तुम्हें इतनी आसानी से नहीं मारूंगा। पहले तुम्हारी आंखों के सामने तुम्हारे पति को मारूंगा, फिर मैं तुम्हें मुक्ति दूंगा। ये बोलकर वो जोर जोर से हंसने लगा। शानवी को अब सच में डर लगने लगा। वो मन ही मन मनाने लगी कि वंश यहाँ ना आए। तभी बाहर उसे गोलियों की आवाज़ सुनाई देने लगी। विकास गोलियों की आवाज़ सुनकर बोला, लगता है वो आ गया, अब मज़ा आएगा। शानवी की दिल की धड़कनें बहुत तेज होने लगी। जैसे जैसे गोलियों की आवाज़ बढ़ रही थी, वैसे वैसे उसकी दिल की धड़कनें भी बढ़ती जा रही थी। लगभग आधे घंटे के बाद अचानक से सब शांत हो गए।
तभी विकास का फ़ोन बजा। विकास ने हंसते हुए कहा, हाँ, उसको लेकर अंदर आओ। तभी सामने से कुछ आदमी बंस को अपने साथ लेकर आए। उन्होंने बंस के दोनों हाथों को पीछे की ओर बांध रखा था। उसके होंठों पे हल्का सा खून लगा था। उन्होंने उसको अंदर लाकर ज़मीन पर धक्का दे दिया। सानवी ने बंस को इस हालत में देखा तो उसके दिल में बहुत ज़ोरों का दर्द महसूस हुआ। उसने बंस को हमेशा अपना सर घमंड से उठाए देखा था। उसकी आंखों में हमेशा एक तरह का तेज होता था जो सामने वाले को उसके सामने झुकने पर मजबूर कर देता था। उसको इस हालत में देखकर सानवी की आंखों से आंसू निकलने लगे। उसने बंस को आवाज़ लगाया, बंस, मेरी तरफ देखिए, आपको यहाँ आने की क्या ज़रूरत थी। बंस ने अपनी नज़रें सानवी की तरफ घुमाई और बोला, तुम जहाँ भी जाओगी मैं तुम्हें ढूंढता तुम्हारे पीछे वहाँ आ जाऊँगा। फिर उसने एक हल्की सी मुस्कुराहट देते हुए सानवी की तरफ देखा। सानवी ने भी बंस की आंखों में देखा और उस वक्त उसको ये एहसास हुआ कि वो बंस से कितना प्यार करती है और उसने रोते हुए हल्की आवाज़ में कहा, बंस, मुझे माफ़ कर दीजिए, मैं आपको पत्नी का सुख नहीं दे पाई, हो सके तो मुझे माफ़ कर दीजिएगा। ये बोलते हुए वो उस आदमी की तरफ देखने लगी जो बंस को अंदर लेकर आया था। वो उसको कुछ जाना पहचाना लगा। सानवी ने याद करने की कोशिश की कि उसने उसको कहाँ देखा है। उसे याद आया कि वो उसको इटली में उसके शो में देखा था और आज सुबह रायचंद हाउस के बाहर उसे समझ में आया तो उसने अपनी आंखें बड़ी करके हैरानी से बंस की तरफ देखा। बंस भी समझ गया कि सानवी सब समझ गई है तो उसने हल्की सी मुस्कान के साथ सानवी को आंख मार दी। सानवी बंस की इस हरकत से हैरान हो गई और उसने मन ही मन सोचा, इसका मतलब बंस नाटक कर रहे हैं, ये उनका गार्ड है। ये सोचकर सानवी के भी चेहरे पर हल्की सी हंसी आ गई। विकास ने दोनों को यूं प्यार में डूबा देखा तो उसने उन दोनों से कहा, क्या बात है, तुम लोग तो सच में एक दूसरे के प्यार में खो गए हो। पर ज़्यादा देर नहीं, अब तुम लोग मरने वाले हो। आखिर तुम लोग मेरी जाल में फंस ही गए। अब मैं तुम दोनों को मार कर अपना बदला लूँगा। तभी सानवी ज़ोर ज़ोर से हंसने लगी। उसको यूं हंसते देख विकास ने सोचा कि क्या ये लड़की पागल हो गई है। सानवी बोली, मानना पड़ेगा वंश, क्या प्लान बनाया आपने इस चूहे को बिल से निकालने के लिए। विकास को एक जोर का झटका लगा। उसने सोचा, ये लड़की ये क्या बोल रही है, प्लान, कैसा प्लान। बंस अचानक से अपने जगह खड़ा हो गया। उसके पीछे बंधे हाथ अब खुल गए थे। वो बोला, मैं बताता हूँ। ये बोलकर वो आगे बढ़ा और उसने विकास के सीने पर एक जोर की लात मारी। विकास दूर जाकर गिरा। उसने अपने सीने पर हाथ रख लिया। उसने बंस से पूछा, तुम्हारे हाथ तो बंधे थे ना। फिर अपने आदमियों की तरफ देखकर बोला, तुम लोग देख क्या रहे हो, पकड़ो इसे। सारे आदमी बोले, यस सर, और सब ने विकास को घेर लिया और मारना शुरू कर दिया। फिर उसको चेयर पर बांध दिया। वंश ने बोला, ये जो भी सब हुआ है ना, वो सब हमारा ही प्लान था। तुमको तुम्हारे बिल से निकालने के लिए हमें पता था कि तुम हमारे जाल में ज़रूर फंसोगे और तुम फंस गए। तुम्हारी कंपनी को खरीदना, तुम्हारे घर की नीलामी, सब मेरे प्लान का हिस्सा था। तुमने सोचा भी कैसे कि तुम मेरे रहते सानवी को हाथ भी लगा सकते हो। सानवी को मैंने अपनी मर्जी से तुम्हें किडनैप करने दिया। मुझे नहीं लगा था कि तुम इतने बेवकूफ़ होगे। वंश सानवी की तरफ मुड़ा और उसने सानवी को आज़ाद किया और सानवी ने विकास के गालों पर एक के बाद एक कई थप्पड़ बरसाए। उसको ऐसा करता देख वंश को अपने दिल में तकलीफ महसूस हुई। उसने सानवी से कहा, तुम इसको कैसी सज़ा देना चाहती हो। सानवी बोली, वैसे ही जैसे ये मुझे मारना चाहता था और जैसे इसने मेरे परिवार को जलाया था। ये सुनते ही वंश के गार्ड्स ने विकास के ऊपर पेट्रोल डाल दिया। विकास रहम की भीख मांगने लगा लेकिन सब दूर हट गए। सानवी ने लाइटर जलाने के लिए उठाया ही था कि वंश ने उसे रोक लिया। उसे याद आया कि सानवी के ऊपर भी पेट्रोल डाला गया है। उसने उसके हाथों से लाइटर लेकर खुद
आग लगा दी। अब वहाँ सिर्फ विकास की चीखें सुनाई दे रही थी। सानवी उसको यूं जलते हुए देखे जा रही थी। वंश ने उसे अपने गले से लगा लिया और दोनों घर आ गए। रात हो गई थी। कमला खाना बनाकर चली गई थी। सानवी आते ही नहाने बाथरूम में चली गई। वो काफ़ी देर तक नहाती रही। वंश उसको इंतज़ार कर रहा था। वो जानता था कि आज वो बहुत ज़्यादा तकलीफ़ में है। सानवी बाथरोब पहने बाहर निकली तो वंश ने उसे गले से लगा लिया। सानवी भी वंश के लगते ही ज़ोर ज़ोर से रोने लगी। वंश उसको काफ़ी देर तक यूं ही अपने गले लगाए रखा। जब सानवी चुप हो गई तो उसने कहा, अब सब खत्म हो गया। अब तुम आज़ादी की सांस ले सकती हो। आज से तुम अपना बीता कल भूल जाओ और आने वाली खुशियों पर ध्यान दो। ये बोलकर उसने सानवी के गालों पर किस कर लिया। सानवी ने वंश से पूछा, आपको कैसे पता चला मैं कहाँ हूँ? इस पर वंश बोला, मैंने जो ट्रांसमीटर तुम्हें दिया था उसी से तुम्हारी लोकेशन पता चली और उस विकास ने तो तुम्हें खुद ही बताया कि वहाँ पर मौत का जाल है। तो हमने सब पता लगा लिया और वक्त रहते बहुत सारे आदमियों को बुला लिया। सानवी इस बात पर खुश हो गई और वंश से खुश होकर बोली, पता है मैं आपको वैसे देखकर कितना डर गई थी। आपने ऐसा क्यों किया? वंश उसको अपने गोद में बिठाते हुए बोला, क्योंकि मुझे अंदर का कुछ पता नहीं था कि तुम किस हालत में हो। मैं कोई रिस्क नहीं लेना चाहता था, इसीलिए मैंने वो तरीका निकाला। इस बात पर सानवी ने वंश की आंखों में प्यार से देखने लगी। तभी वंश ने सानवी को जानबूझकर छेड़ते हुए पूछा, अच्छा सानवी तुम क्या कर रही थी कि तुमने मुझे पत्नी का सुख नहीं दिया? वो कैसे? मैं समझा नहीं। सानवी उसकी बातों को समझ गई। उसके गाल शर्म से लाल हो गए। वो बोली, कब? क्या? मैंने तो ऐसे ही बोल दिया, मेरा ऐसा कोई मतलब नहीं था। ये बोलकर वो भागने के लिए बढ़ी तो वंश ने झट से उसकी कमर को पकड़ लिया और उसको खींचकर अपने करीब कर लिया। सानवी के दिल की धड़कन जोर जोर से धड़कने लगी। वंश ने सानवी की आंखों में देखते हुए कहा, क्या सच में? पर मुझे तो कुछ और ही लगा। सानवी ने उसकी आंखों में शर्माते हुए देखा और बोली, क्या लगा आपको? वंश ने कहा, मुझे लगा तुम मुझे खुद को ना छूने देने की माफ़ी मांग रही थी। सानवी प्यार भरी नज़रों से वंश को देखने लगी तो वंश ने सानवी के कानों में बोला, क्या मुझे इजाज़त है? सानवी ने हाँ में सर हिला दिया। वो दोनों हमेशा हमेशा के लिए एक हो गए। दोस्तों, कहानी आपको कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइए। कहानी अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करें और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी करें। ये कहानी का लास्ट पार्ट था। अगर आपको कहानी समझ में नहीं आई है तो आप और भी पार्ट पिछली वीडियो में देख सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो।